और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इजराइल की। बहुत दिन से आप सुन रहे हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हंगामा हो रहा है, लेकिन जानते बहुत कम लोग हैं कि आखिर हो क्या रहा है। सोशल मीडिया पर आपने देखा, लेकिन पहली तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं अल-अक्सा की। देखिए जरा, यहीं से विवाद शुरू हुआ। ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं, इस मस्जिद के बाद ये जो झड़प की तस्वीरें देख रहे हैं, इजरायली जवानों को आप देख रहे हैं और धमाकों की तस्वीर देख रहे हैं, यहीं से ये हंगामा शुरू हुआ है। ये देखिए, ये जो हंगामा बवाल है, इसकी शुरुआत हुई यहां से। अगर फुल स्क्रीन जल्दी से हम तस्वीरें दिखाएं एम्बियंस के साथ और दिखाएं, देखिए जरा तस्वीरें, क्यों ये हंगामा हुआ ये हम आपको बताएंगे। पहली तस्वीर आप ये देखिए, तो ये दूसरी तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर आपने देख ली, आइए अब आपको दिखाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस अल-अक्सा मस्जिद पर झड़प के बाद फिलिस्तीन ने हमला किया। ये देखिए रॉकेट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए रॉकेट की बौछार, थोड़े बहुत नहीं, 1000 रॉकेट यहां से यहां तक जो आपको नजर आ रहे हैं। 40 घंटे में फिलिस्तीन ने 1000 रॉकेट दाग दिए हैं। फुल स्क्रीन ये तस्वीरें अगर हम दिखाएं आपको, देखिए जरा, सोचिए क्या मंजर और आलम रहा होगा। देख रहे हैं के बाद एक 40 घंटों में रॉकेट लॉन्चर्स की फौज उतार दी गई, एक के पीछे एक। आप देखिए, सोचिए क्या हालात रहे होंगे, कितना डर और खौफ का आलम रहा होगा जब एक के बाद एक इस तरह से रॉकेट दागे गए। ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इजराइल की फिलिस्तीन ने हमला किया अल-अक्सा मस्जिद के बाद, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा, पूरी बौछार, रॉकेट की बौछार आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये हमला फिलिस्तीन की तरफ से किया गया, डरा देने वाला, हिला देने वाला ये मंजर था। सोचिए उसके बाद क्या हालत और स्थिति इजराइल में हुई। इजराइल में जो स्थिति हुई उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, और यही वजह है कि इजराइल ने पलटवार किया है और इजराइल ने फिर जवाबी कार्रवाई जो की है वो भी हिला देने वाली है। इजराइल अमूमन इस तरह के हमलों से परहेज करता रहा, लेकिन इजराइल वो मुल्क जो कोई इस तरह के युद्ध हारा नहीं है, उसने बराबर से कड़ा जवाब दिया है। लेकिन देखिए फिलिस्तीन की तरफ से जो रॉकेट्स की बौछार हुई है वो हम आपको बता रहे हैं। हमास जो टेररिस्ट ग्रुप है, जो आतंकी संगठन है हमास की तरफ से ये रॉकेट दागे गए हैं। देखिए जरा, हिला देने वाले ये तस्वीरें इजराइल और फिलिस्तीन में जो जंग की स्थिति बनी हुई है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं आलम क्या रहा होगा, लोग किस कदर डरे और दुबके रहे होंगे घर में जब इस तरह के रॉकेट की बौछार एक साथ उनके घर पर बॉम्बार्डिंग हुई। सोचिए क्या हालात रहे होंगे। तो ये हमास की तरफ से हमला किया गया, ऐसा कहना है। ये तस्वीरें बाकायदा जारी की गई हैं, आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि इन तस्वीरों के बाद इजराइल की स्थिति क्या हो गई थी। उसके बाद इजराइल मजबूर हो गया कड़ा जवाब देने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं, देखिए रॉकेट की बौछार, और बाकायदा हमास आतंकी संगठन के पास अत्याधुनिक हथियार आ चुके हैं। अब आप आलम खुद लगा सकते हैं कि क्या परिस्थितियां रही होंगी। आइए अब आपको दिखाते हैं। ये आपने देखा फिलिस्तीन ने कैसे हमला किया, आइए अब आपको दिखाते हैं पलटवार इजराइल ने किया। इजराइल ने कैसे हमला किया, इजराइल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, उसके बाद इजराइल ने हमास पर हमला किया और इस हमले की तस्वीरें जरा फुल स्क्रीन दिखाएं। पूरी बिल्डिंग 13 मंजिला इमारत गिरा दी, ताज के पत्तों की तरह ढह गई। तस्वीर में आप देख रहे हैं, सुनिए जरा। देखिए जरा तस्वीरें, इजराइल ने जब हमला किया फिलिस्तीन पर, जवाबी कार्रवाई में पूरी बिल्डिंग उड़ गई। बताया जा रहा है हमास का राजनीतिक दफ्तर इसी इमारत में था। हमास जो टेररिस्ट ग्रुप है उसका दफ्तर इसी इमारत में था और दफ्तर पूरी तरह से ढह गया जब इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए जरा, धुएं की गुबार से और बारूद की आवाज से आप समझ सकते हैं कि वहां क्या हालात रहे होंगे। चारों तरफ धुआं और बारूद आपको नजर आ रहा है। देखिए जरा, इजराइल का ये पलटवार था फिलिस्तीन के ऊपर, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल ने कैसे, ये देखिए पूरी बिल्डिंग, ये जो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, पूरी बिल्डिंग उड़ गई एक अटैक के बाद। तो इजराइल ने
फिलिस्तीन के हमले के बाद उसको ये कड़ा और करारा जवाब दिया है, जिससे दोबारा वो इस तरह की हरकत ना कर सके। इस वक्त वहां हालात तनावपूर्ण है, यानी दोनों तरफ से इस तरह के हमले हुए हैं, दोनों तरफ से इस तरह के हमले हुए हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं एक और तस्वीर। इजराइल ने, फिलिस्तीन ने जब 1000 रॉकेट से हमले किए तो इजराइल ने अपने रॉकेट दागे, जिसे आयरन डोम बोलते हैं, उसने, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये फिलिस्तीन के अटैक है। इसको इजराइल के दूसरे रॉकेट जाकर आसमान में ही मार देते हैं। ये जो आपको आतिशबाजी नजर आ रही है अंतरिक्ष में, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये जो जलती हुई मशालें आपको आसमान में दिख रही हैं, ये आसमान में ही फूट जा रही है। दरअसल इजराइल ने इनको काउंटर अटैक किया। फुल स्क्रीन अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं इजराइल के काउंटर अटैक की, देखिए जरा अंतरिक्ष में आप, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, जब जैसे ही फिलिस्तीन ने अटैक किया उसके बाद इजराइल ने भी अपनी मिसाइल दागी और आसमान में ही फिलिस्तीन के रॉकेट्स को मार गिराया इजराइल ने। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यानी वार पर पलटवार इजराइल ने किया। उस वक्त की स्थिति और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोचिए वहां क्या आलम रहा होगा। इजराइल के आसमान में जब फिलिस्तीन ने रॉकेट दागे, बताया जा रहा है पिछले 40 घंटे में 1000 रॉकेट, अत्याधुनिक हथियार हमास के पास है, और उन रॉकेट को आसमान में ही इजराइल ने भेज दिया, आसमान में ही इन्हें गिरा दिया इजराइल ने। इजराइल जिसके पास न सिर्फ सैन्य क्षमता बल्कि हाईटेक हथियार भी इजराइल के पास हैं, और यही हुआ कि बेशक हमास के आतंकियों ने यह अटैक किया हो, लेकिन जवाब में इजराइल ने उन्हें, उन रॉकेट्स को आसमान में ही नेस्तो नाबूद कर दिया। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच, इस हमले के बीच एक हिंदुस्तानी की मौत हो गई जो इजराइल में रह रही थी। सौम्या संतोष की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बच्चा, पति और ये सौम्या संतोष, दो जो इजराइल में रहती थी, और इस हमले के दौरान इनकी मौत हो गई है। तो ये हम आपको सौम्या संतोष की तस्वीर दिखा रहे हैं, जो वहीं काम कर रही थी, पिछले लंबे वक्त से वहां रह रही थी। लेकिन देखिए फिलहाल इजराइल में हालात क्या हैं इस रिपोर्ट में। खाड़ी में जंग शुरू होने वाली है। हमास का हमला, इजराइल का बदला। गाजा पट्टी पर इजराइल की एयर स्ट्राइक। जरा इन तस्वीरों को देखिए कैसे इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच जंग छिड़ गई है। देखिए रात के वक्त गाजा के ऊपर आसमान से कैसे बारूद बरस रहा है। एक तरफ से आतंकी संगठन हमास इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है, तो दूसरी तरफ से इजराइल हमले के जवाब में एयर स्ट्राइक कर रहा है। आसमान से आग बरस रही है और दिल को दहला देने वाली चीखों से पूरे इलाके में खौफ पैदा हो गया है। गाजा पट्टी का वही इलाका है जहां इजराइल के बारूदी ट्रेलर ने आतंकी संगठन हमास को मुंहतोड़ जवाब दिया। इजराइल के विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि इजराइल के इस हमले में हमास के 20 से ज्यादा लोग मारे गए। हमास ने 40 घंटे में 1000 रॉकेट दागे। दरअसल पहले हमास के आतंकियों ने इजराइल पर रॉकेट दागकर हमला किया, जिसके जवाब में इजराइल ने रात के वक्त गाजा पट्टी पर मौजूद हमास के आतंकी कैंपों पर बारूद बरसाकर उन्हें तबाह कर दिया। आपको बता दें कि यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद पर शुरू हुआ संघर्ष बड़ा रूप अख्तियार कर चुका है। हालात इतने खराब हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन आतंकी संगठन हमास आमने सामने हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रहे इस संघर्ष में संतोष सौम्या नाम की एक भारतीय महिला की भी मौत की खबर है। भारत में इजराइल के राजदूत ने ट्वीट किया, इजराइल की तरफ से सौम्या संतोष के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। वो हमास के आतंकी हमले में मारी गई हैं। ये जानकर हमारा दिल रो रहा है कि एक 9 साल के बच्चे ने इस क्रूर आतंकी हमले में अपनी मां को खो दिया। अब जल्दी से सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस हमले की, इस संघर्ष की, इस लड़ाई की वजह क्या है। जल्दी से देखिए इस लड़ाई की वजह क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। आमने सामने क्यों है
फिलिस्तीन, दरअसल फिलिस्तीनियों के प्रदर्शन से इस हंगामे की शुरुआत हुई। नजदीक से अगर आप दिखा सके, यह हंगामा शुरू हुआ, दरअसल फिलिस्तीनी वहां प्रदर्शन कर रहे थे। इजराइल ने फिलिस्तीनियों पर कार्रवाई की। प्रदर्शन की वजह यह थी कि एक खास इलाके से फिलिस्तीनियों को हटाया जा रहा था। उसके बाद यह प्रदर्शन शुरू हुआ। प्रदर्शन के बाद इजराइल ने फिलिस्तीनियों पर कार्रवाई की। जवाब में फिलिस्तीनियों ने रॉकेट दागे, जो रॉकेट की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और इसके साथ ही हम आपको बताएं, ये जो संघर्ष शुरू हुआ, ये उसके बाद लगातार बढ़ता गया है। अब आपको आइए बताते हैं कि दरअसल यरूशलेम है क्या। ये सारा विवाद इतना धार्मिक है कि जिसकी वजह से ये और ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। बहुत जरूरी है आपके लिए जान लेना। कहीं भी आप बैठेंगे तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर इस विवाद की वजह क्या है। ये देखिए यरूशलेम कहां है, ये मैं आपको मैप के जरिए बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए विवाद की वजह क्या है। विवाद की वजह पहली ये है कि दरअसल यरूशलेम जो जगह है, ये मुस्लिम, ईसाई, यहूदियों की आस्था का केंद्र है। यानी 3 धर्म के लोगों की आस्था इस जगह से जुड़ी है। मुसलमानों का कहना यह है कि पैगंबर जो थे, प्रॉफिट जो थे, वो मक्का से यहां आए थे, यानी मक्का के बाद वो यहां आए थे। उसके अलावा मुस्लिमों की मान्यता यह है, इसे जल्दी से अगर चलाएं, कि पैगंबर यहीं से स्वर्ग के लिए, जन्नत के लिए रवाना हुए यरूशलेम से। और इसके अलावा उनकी मान्यता यह है कि मक्का, मदीना के बाद तीसरी जगह जो है वो पाक यरूशलेम ही उनके लिए है। यानी मुस्लिम और इस्लाम को मानने वाले कहते हैं यरूशलेम इस वजह से उनके लिए इंपॉर्टेंट है या महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बात करते हैं ईसाइयों की। ईसाई क्या कहते हैं, उनका कहना यह है कि ईसा मसीह यहीं पर सूली चढ़ाए गए, यानी ईसा मसीह को यहीं पर सूली चढ़ाया गया, इसलिए उनकी मान्यता इस जगह से है। इसके अलावा ईसा मसीह यहीं जीवित हुए, यानी इसी जगह पर सूली भी चढ़ाया गया और इसी जगह वो जीवित हुए, ये ईसाइयों की मान्यता है, इसलिए उनके लिए भी ये जगह बहुत खास है। यहूदियों का कहना क्या है कि पवित्र मंदिर की दीवार यही, उनका जो पवित्र मंदिर था यरूशलेम में, वो मंदिर तोड़ दिया गया, उसकी दीवार बची है, तो उनका कहना है वो वॉल जो है वो यही है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी महत्वपूर्ण महत्ता है। अगली उनकी बात यह है कि इब्राहिम ने बेटे इसाक की कुर्बानी इसी जगह दी, जिनको वो मानते हैं इब्राहिम, उनके बेटे की कुर्बानी इसी जगह यरूशलेम पर हुई। इसके अलावा यहूदियों की मान्यता यह है कि इसी जगह से विश्व का निर्माण हुआ। तो 3 धर्म, तीनों की अपनी अपनी मान्यता इस जगह पर लेकर, और यही वजह है कि यह जगह सबसे ज्यादा विवादों में है। आइए अब आपको नक्शे के जरिए दिखाते हैं कि आखिर विवाद किस जगह पर है। इजराइल और फिलिस्तीन का जो नक्शा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए दुनिया के नक्शे के बाद आप देखिए विवाद का फ्लैश पॉइंट ये आ गया। देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूं नक्शा, ये इजराइल और ये फिलिस्तीन आप देख रहे हैं, और ये बीच में देखिए ये यरूशलेम है। ये इजराइल, ये फिलिस्तीन, बीच में यरूशलेम। यरूशलेम के बारे में मैंने आपको बताया, जरा नजदीक अगर आकर आप दिखा सके नक्शा, यरूशलेम के बारे में मैंने आपको दिखाया। ये जो यरूशलेम है, यही तीनों धर्म के मानने वाले लोगों की मान्यताएं हैं, और इसी वजह से सारा हंगामा मचा हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये एक दिन में शुरू नहीं हुआ, ये बहुत लंबे वक्त से चला आ रहा है। अब आपको बहुत खास बात बताने जा रहा हूं, अगर ये आपने सुन लिया तो इजराइल और फिलिस्तीन से जुड़ा पूरा मसला आपको साफ हो जाएगा कि आखिर अब तक ये हंगामा हो क्यों रहा था। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल अब आप सुनिए कि आखिर ये मसला है क्या। अगर ये जान लिया तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में बनी अल अक्सा मस्जिद फिलिस्तीन और इजराइल के बीच लंबे वक्त से विवाद का सबब है। विवाद की जड़ कम से कम 100 साल पुरानी है। जी हां, 100 साल पुराना विवाद है, और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष भी लगभग उतना ही पुराना है। मान लीजिए, आपको बता दें कि जहां इजराइल है वहां कभी तुर्की का शासन हुआ करता था, जिसे आप अंग्रेजी में टर्की कहते हैं, जिसे ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता था। 1914 में क्या हुआ, पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो तुर्की ने मित्र राष्ट्रों के साथ धोखा किया। मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन भी शामिल था। लिहाजा हुआ क्या कि तुर्की और ब्रिटेन आमने सामने हो गए, यानी ब्रिटेन और तुर्की आमने सामने थे, तो ब्रिटेन जीत गया और ऑटोमन पर कब्जा कर लिया। इस वक्त तक यहूदी और ज्यादा ताकतवर होने शुरू हो गए थे। उनका एक ही मकसद था, यहूदियों के लिए एक आजाद मुल्क बनाना, और इसी वजह से दुनिया भर से यहूदी इस जगह पर पहुंचे, फिलिस्तीन पहुंचे। 1917 में ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को 1917 में यहूदियों की सरजमी बनाने का भरोसा दिलाया।
1945 में उसके बाद क्या हुआ, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और इस युद्ध में ब्रिटेन को बहुत नुकसान हुआ, इतना नुकसान हुआ कि ब्रिटेन कमजोर हो गया। लेकिन ब्रिटेन वादा कर चुका था फिलिस्तीन को यहूदी मुल्क बनाने के लिए। इधर यहूदी फिलिस्तीन में आते रहे और दूसरे देशों ने ब्रिटेन के ऊपर यहूदियों के पुनर्वास के लिए दबाव डालना शुरू किया कि उन्हें वहां बसाया जाए, जैसा कि वादा ब्रिटेन ने किया था। आखिरकार ब्रिटेन ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया और यह मसला यूनाइटेड नेशंस के पास चला गया, जो कि 1945 में ही बना था। विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 में यूनाइटेड नेशंस बना, जिसको आप यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। 1947 में यूएन ने फिलिस्तीन को दो हिस्से कर दिए, 55% हिस्सा यहूदियों को दे दिया और 45% हिस्सा फिलिस्तीनियों को दे दिया। लेकिन उसके बाद पेच कहां फंसा? पेच फंसा फिर यरूशलेम पर, जिस जगह पर 3 धर्मों की मान्यताएं हैं, मैंने आपको शुरू में बताया। यरूशलेम इसलिए किसी को नहीं दिया गया। अरब देशों ने यूएन के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया, यानी फिलिस्तीन को फैसला मंजूर नहीं था। उनका कहना था कि आबादी के हिसाब से उनके साथ नाइंसाफी हुई है, जबकि बंटवारे के पहले करीब 90% जमीन पर अरब लोगों का कब्जा था। इसी के अगले साल इजराइल ने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। अमेरिका ने फौरन एक देश के रूप में इजराइल को मान्यता दे दी। वक्त के साथ विवाद बढ़ता गया। बाद में मस्जिद अक्सा को लेकर सहमति बनी। जॉर्डन और इजराइल में सहमति बनी, इस्लामिक ट्रस्ट कंपाउंड के अंदर रहेगा। सहमति ये बनी कि इस्लामिक ट्रस्ट जो है वो अल-अक्सा मस्जिद, अगर मैंने आपको शुरू में दिखाई कि मस्जिद के अंदर रहेगा, ये सहमति बनी। जबकि बाहर सुरक्षा जो रहेगी वो इजराइल की रहेगी। गैर मुस्लिमों की मस्जिद में आने पर रोक हटी, यानी गैर मुस्लिम मस्जिद के अंदर जा सकते हैं, लेकिन प्रार्थना करने की इजाजत नहीं दी गई। तो यह विवाद अभी भी विवाद बना हुआ है। लेकिन आपको तस्वीरें मैं दिखाने जा रहा हूं, तस्वीरें मैं दिखाऊंगा जो शुरू में मैंने आपको दिखाई थी, वो अल-अक्सा मस्जिद की पहली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर वो मस्जिद जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जिसको लेकर विवाद हुआ है, वो पहली तस्वीर अगर मैं दिखाऊं अल-अक्सा मस्जिद, उसमें आपको दिखाई देगा कि झड़प शुरू होती है उसी मस्जिद की जगह से। वो मस्जिद की तस्वीर अगर हम दिखाएं आपको, देखिए जरा, ये इसी जगह से झड़प शुरू हुई है। जो मैं आपको अल-अक्सा की बात कर रहा था, यही वो मस्जिद है। इसके कंपाउंड के अंदर लोग रहेंगे, बाहर नहीं रहेंगे। बाहर इजराइल की सिक्योरिटी रहेगी। यहां से ये हंगामा शुरू हुआ था पूरा, और ये हंगामा यहां से बढ़ता गया। जरा वो रॉकेट वाली तस्वीर अगर मैं दिखा सकूं दर्शकों को कि इस झड़प के बाद कैसे वो तब्दील हुई, लड़ाई बढ़ी और लगातार उसके बाद फिलिस्तीन ने हमला किया। ये फिलिस्तीन पर हमला हुआ, उसके बाद ये देखिए, ये फिलिस्तीन ने फिर हमला किया, हमास ने हमला किया। फुल स्क्रीन ये तस्वीरें दिखाएं, देखिए एक के बाद एक कैसे रॉकेट दागे गए हैं। ये हालात बता रहे हैं, सोचिए छोटी सी लड़ाई कितना बड़ा रूप ले चुकी है, और एक के बाद एक हजारों रॉकेट दाग दिए गए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हालात कैसे वहां खराब हुए हैं। ये देखिए, आपको लोगों का शोर और डर भी सुनाई दे रहा है साफ तौर पर। इसमें लोगों के अंदर कितना डर और घबराहट है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वैक्सीन की। बार बार चारों तरफ से अपील हो रही है कि वैक्सीन लगवाएं। कई राज्यों में वैक्सीन की कमी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है वैक्सीन लगवाना। वैक्सीन पर सियासत भी हो रही है। असली वजह यही है, वैक्सीन नहीं आई थी तो कह रहे थे वैक्सीन लगवाएं नहीं, वैक्सीन है नहीं, जब आ गई तो लगवाएं क्यों, और जब अब कह रहे हैं कि वैक्सीन मिल नहीं रही है। आइए आपको दिखाते हैं पहली तस्वीर। बॉलीवुड भी वैक्सीन लगवा रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी पत्नी को आप देख रहे हैं जो वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे। मुंबई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। बॉलीवुड भी बढ़ चढ़कर आगे आ रहा है जो वैक्सीन लगवाने जा रहा है। बॉलीवुड के और भी सितारे वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं। न सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा, बॉलीवुड भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि लोग, आम लोग भी वैक्सीन लगवाएं। अनुपम खेर को आप देख रहे हैं। अनुपम खेर ने वैक्सीन लगवाई।
ये देख रहे हैं आप नानावटी में अनुपम खेर ने वैक्सीन लगवाई है। फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीरें हम दिखाएं, अनुपम खेर वैक्सीन लगवाने पहुंचे और अनुपम खेर के अलावा कुछ और सेलिब्रिटीज जो वैक्सीन के लिए पहुंचे उनको ही तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तो अनुपम खेर को आप देख रहे हैं वैक्सीन लगवाने पहुंचे। न सिर्फ अनुपम खेर बल्कि कमल हसन की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। कमल हसन भी वैक्सीन के लिए पहुंचे। ये देखिए, कमल हसन चुनाव में लड़े थे, चुनाव बेशक हार गए हो, लेकिन जरूरी है वैक्सीनेशन। आइए अब आपको दिखाते हैं कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे। उसके बाद मैं आपको संजय दत्त की तस्वीर भी दिखाऊंगा। संजय दत्त भी वैक्सीन लगवाने पहुंचे। देखिए, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने वैक्सीन लगवाई है। दोनों वैक्सीनेशन करवाने पहुंचे और सीधा संदेश है कि वैक्सीन लगवाएं, कोरोना को मात देने का यही एक लौता उपाय है। संजय दत्त की तस्वीर अगर यहीं पर दिखाएं, संजय दत्त भी वैक्सीन लगवाने पहुंचे। ये देखिए, संजय दत्त को आप देख रहे हैं जो कि वैक्सीन लगवाने पहुंचे हैं। संजय दत्त बेशक अपनी डाइट को लेकर, अपनी फिजिक को लेकर जाने जाते हैं, लेकिन कोरोना का इलाज सिर्फ वैक्सीन है। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं, अरबाज खान वैक्सीन लगवाने पहुंचे। ये तस्वीर अरबाज खान की हम आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने भी वैक्सीन लगवा ली है। मलाइका अरोड़ा भी वैक्सीन लगवा चुकी है और अमिताभ बच्चन, बिग बी ने भी वैक्सीन लगवाई। उन्होंने एक ट्वीट किया, बाकायदा एक कविता ट्वीट की। वो कविता अगर हम दिखाएं वैक्सीनेशन पर, अमिताभ बच्चन की, ये क्या कह रहे हैं? रुके न धनुष उठा प्रहार कर, तो सबसे पहला बार अग्नि सी धधक धधक, हिरण सी सजग सजग, सिंह सी दहाड़ कर, शंख सी प्रकार कर। रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, सदा चले थके न तू, रुके न तू, झुके न तू। तो सेलिब्रिटीज ने वैक्सीन लगवा ली है, आप भी वैक्सीन जरूर लगवाइए। जरा रिपोर्ट देखिए, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा 17 करोड़ वैक्सीन लग चुकी हैं। देखिए रिपोर्ट। वैक्सीन में भारत सिकंदर, 17 करोड़ लोगों को टीका। वैक्सीन की संजीवनी से हारेगा कोरोना। दुनिया के मुकाबले बहुत तेजी से भारत में वैक्सीन लग रही है। अब तक 17 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। क्या आम क्या खास, बॉलीवुड भी इस अभियान में पीछे नहीं है। बॉलीवुड ने भी कोरोना को हराने की ठान ली है और अब तक कई सेलिब्रिटी वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं। नेता से अभिनेता बने शत्रुघ्न सिन्हा पूरे परिवार के साथ वैक्सीन लगवाने पहुंचे। इसके साथ ही अरबाज खान से लेकर ईशा देओल सहित कई सितारों ने वैक्सीन ले ली है। तो आप भी जल्द से जल्द टीका लगवाएं और वैक्सीन को लेकर किसी अफवाह पर ध्यान न दें, क्योंकि कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन ही अब तक का सबसे बड़ा हथियार है। तो मैं आपको ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बताने जा रहा हूं वैक्सीन पर हम सिकंदर हैं। देखिए जरा, हिंदुस्तान ने कितनी तेजी से वैक्सीन लगवाई आपको बताएंगे। देखिए जरा कि अमेरिका में 26 करोड़ 31 लाख वैक्सीन लगी है। हमसे पहले लगनी शुरू हुई थी तो 26 करोड़ है। भारत में देखिए जरा, भारत में 17 करोड़ 38 लाख, सबसे कम वक्त में वैक्सीन अगर कहीं लगी है तो वह हिंदुस्तान में लगी है। 17 करोड़ 38 लाख वैक्सीन हुई है। हमने देर में शुरू किया था और बाकी मुल्कों से ज्यादा वैक्सीन लगा ली है। हिंदुस्तान के बाद आपको बताऊं, ब्रिटेन में 5 करोड़ 36 लाख वैक्सीन लगी है। यानी हिंदुस्तान में 17 करोड़ से ज्यादा और ब्रिटेन में 5 करोड़ हमसे पहले वैक्सीन लगवानी शुरू हुई थी। ब्रिटेन के बाद आपको बताऊं, अगला मुल्क जो इस रेस में किस नंबर पर आता है वो है इटली, 2 करोड़ 48 लाख। हमने 17 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई है और इटली ने 2 करोड़ 48 लाख वैक्सीन लगवाई है। ये बता रहा है हकीकत। लेकिन आपको बताऊं, बहुत सी गलतफहमियां भी वैक्सीन को लेकर हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी आपके लिए जान लेना, क्योंकि ये खास आपके लिए लेकर आए हैं जरूरी जानकारी। जी हां, वैक्सीन पर जो गलतफहमियां हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। कोरोना जो है कोहराम मचा रहा है और वहीं मौत के इस वायरस को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें पैर पसार रही हैं और हो सकता है कि आप तक भी ऐसी अफवाहों से जुड़े संदेश पहुंचे हो। जी हां,
वैक्सीन का एक शॉट काफी है। बहुत से लोग इस गलतफहमी के शिकार हैं कि एक बार वैक्सीन लगवा ली तो यही काफी है। कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लेनी बहुत जरूरी है। आप इस अफवाह में बिल्कुल ना पड़े कि एक डोज से ही काम चल जाएगा। जान बचानी है तो दोनों डोज जरूरी है। इसके अलावा मासिक धर्म में टीका नहीं लगता, एक अफवाह है ये पूरी तरह से कि महिलाओं को मासिक धर्म में टीका नहीं लगवाना चाहिए, यह गलत है। मासिक धर्म के दौरान कोरोना का टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक वैक्सीन का महिलाओं के पीरियड से कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ ही एसिम्प्टोमेटिक कैरियर का काम करती है। ऐसी अफवाहें हैं कि वैक्सीन एसिम्प्टोमेटिक कैरियर का काम करती है, यानी वैक्सीन के लगने के बाद कोरोना होने पर कोरोना के लक्षण नहीं दिखते हैं। यह एक अफवाह है, यह भी गलत है क्योंकि वैक्सीन हमारे अंदर एसिम्प्टोमेटिक कैरियर का काम नहीं करती है। यह सिर्फ हमारे अंदर एंटीबॉडीज बनाती है, जिसकी वजह से खतरनाक संक्रमण का असर नहीं होता है। टीकाकरण के बाद मास्क जरूरी नहीं। एक और अफवाह है कि टीका लगवा लिया अब मास्क लगाने की जरूरत नहीं। बहुत से लोग इस मुगालते में होंगे तो उनको बता दूं कि वैक्सीन का मास्क लगाने या ना लगाने से कोई लेना देना नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क लगाना ही है और सामाजिक दूरी बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि टीका लगने के बाद आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो और आप पर वायरस का असर ना हो। लेकिन अगर सामने वाला वैक्सीन नहीं लगाएगा और नहीं लगाया होगा और आप वायरस कैरी कर रहे होंगे तो इसके लिए यह खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए वैक्सीन लगवाइए, उसके बाद भी मास्क लगाइए। साथ ही एक और अफवाह है कि धूम्रपान करने वाले वैक्सीन से कैंसर का खतरा है। ऐसी भी अफवाह है कि धूम्रपान करने वालों को वैक्सीन से कैंसर का खतरा हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब तक किसी भी रिसर्च से बात सामने नहीं आई है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक जो लोग धूम्रपान करते हैं उनमें कोरोना से संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है और ऐसे में उन्हें वैक्सीन लगाना ज्यादा फायदेमंद है। डायबिटीज हो, अस्थमा हो, इनके लिए ज्यादा खतरनाक है क्या वैक्सीन? एक और भ्रम है कि डायबिटीज और अस्थमा वालों के लिए वैक्सीन खतरनाक है, तो आपको बता दूं कि डायबिटीज अस्थमा वालों को भी वैक्सीन लगवानी जरूरी है। यह अफवाह है कि ऐसे लोगों को वैक्सीन से बचना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें नुकसान हो सकता है। जानकारों की माने तो ऐसे लोगों को जल्दी वैक्सीन लगवानी चाहिए क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम काफी कमजोर होता है। तो ये तरह तरह की अफवाहें जो हम आपको बता रहे थे भी, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि हम आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता दें कि बच्चों के लिए वैक्सीन बहुत जरूरी है। जी हां, बच्चों के लिए वैक्सीन जल्द से जल्द लगे, इसके लिए बाकायदा पहल शुरू हो गई है, ट्रायल शुरू हो गए हैं और खबर यह है कि अमेरिका में जो वैक्सीन है उसे मंजूरी भी मिल गई है। जरा जल्दी से रिपोर्ट देखिए। जल्द बच्चों को भी कोरोना का टीका। अमेरिका में बच्चों की वैक्सीन को मंजूरी। 12 से 15 साल के बच्चों को होगा वैक्सीनेशन। आदमखोर कोरोना के खिलाफ महायुद्ध चल रहा है। युवाओं और बुजुर्गों के साथ ही अब बच्चों को भी सुरक्षा के लिए वैक्सीन का हथियार थमाया जा रहा है। कनाडा के बाद अब अमेरिका में भी बच्चों के लिए वैक्सीन की इजाजत दी गई है। अमेरिका के खाद्य और दवा प्रशासन यानी FDA ने 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए भी फाइजर की कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी है। 16 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को तो ये वैक्सीन पहले से ही लगाई जा रही थी। बच्चों को भी टीका मिलने के बाद बड़ा खतरा टल जाएगा। ऐसे हालात में जब पूरी दुनिया कोरोना के कहर से उबर रही है और सामान्य जिंदगी की तरफ लौट रही है, ऐसे में बच्चों को भी कोरोना का टीका जरूरी है। बात हो गई वैक्सीन की, लेकिन इस बीच आपको बताएं कि 2 दिन बाद त्योहार है ईद, लेकिन उससे पहले लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है क्योंकि हम तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। अभी भी लोगों की भीड़ नजर आ रही है। देखिए जरा, मुंबई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, अभी भी लोग सड़कों पर निकल रहे हैं खरीदारी करने भारी संख्या में लॉकडाउन के बावजूद। ये देखिए जरा कितनी भीड़ है। ये देखिए इस गली में अगर आप देखिए लोग खरीदारी करने निकल रहे हैं तो लंबी भीड़ है। ये मुंबई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न सिर्फ मुंबई, आइए उत्तर प्रदेश आपको लिए चलते हैं। फिरोजाबाद में कितनी भीड़ है, कैसे रुकेगा कोरोना, सवाल यही है। ये देखिए, ये फिरोजाबाद की तस्वीर देखिए, कदम रखने की जगह नहीं, हालात ऐसे, ठेला लगा है,
और ये देखिए खरीदारी हो रही है, फुल स्क्रीन जल्दी से तस्वीरें दिखाइए और वापस आइए, देखिए जरा इतनी भीड़ है। ये फिरोजाबाद की तस्वीर है और ये ईद से पहले जो लोग शॉपिंग करने निकलते हैं उनकी भीड़ है। आखिर बार बार कहा जा रहा है कि इस दौर में बाहर ना निकले, हालात खराब हो सकते हैं और जो त्योहार इस तरह की चीजें हैं ये कोरोना में और ज्यादा इजाफा करेंगी अगर इस तरह लोग निकलेंगे। न सिर्फ ये, आपको लिए चलते हैं हैदराबाद में भी ईद की शॉपिंग के लिए ऐसे ही भीड़ हो रही है। देखिए जरा हैदराबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, तो दिन की तस्वीर है, रात को और ज्यादा भीड़ होती है। ये चार मीनार के पास की तस्वीरें, खरीदारी करने अमूमन लोग यहां आते हैं, इसलिए बाकायदा खुद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि लोग अपने घरों पर रहें, घरों में ही नमाज पढ़ें। ये देखिए तस्वीरें, देखिए ये जो हम आपको दिखा रहे हैं चार मीनार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसलिए खुद MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि घर में रहकर इस ईद में नमाज पढ़ें, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था, वो तस्वीरें भी दिखाई थी लोगों को कि अलविदा वाले दिन यानी पिछले शुक्रवार को लोग भारी संख्या में मस्जिदों में पहुंच गए थे नमाज पढ़ने। ऐसे कोरोना रुकेगा नहीं और बढ़ेगा। देखिए जरा रिपोर्ट। ये तस्वीरें पिछले शुक्रवार की हैं, जब लाख मनाही के बाद भी सैकड़ों की तादाद में लोग घरों से निकलकर नमाज पढ़ने मस्जिद पहुंच गए। उसमें भी न सोशल डिस्टेंसिंग का पता था और न मास्क का। ईद से पहले बाजारों में भीड़ की तस्वीरें डराने वाली हैं। सवाल है कि ऐसे कैसे जीतेंगे कोरोना से जंग। ईद की नमाज लोग घर पर ही पढ़े, खुद असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से अपील की। मेरी आपसे गुजारिश है कि ईद की नमाज आप अपने घर में अदा करिए। मस्जिद में सिर्फ 2 या 3 लोग मस्जिद में नमाज अदा करेंगे। इसी को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु से लेकर सरकार की तरफ से भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। अपील की है तमाम लोगों से कि घर में रहकर ही ईद मनाएं, घर ही में नमाजें अदा करें, घर ही में सिवई पकाएं और खाएं और पूरी ईद घर में रहकर ही सेलिब्रेट करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को मुबारकबाद मोबाइल और सोशल मीडिया के ज़रिए से दें। ना किसी से हाथ मिलाएं, ना किसी के गले मिलें। और आइए जल्दी से आपको बताते हैं महाराष्ट्र में क्या कुछ गाइडलाइंस है, खास तौर पे गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि ईद वाले दिन कैसे रहना है। गाइडलाइन महाराष्ट्र में है कि मस्जिदों में इकट्ठा होने पर पाबंदी है, मस्जिदों में इकट्ठा ना हो। पहली पाबंदी ये है घर पर ही नमाज अदा करने के निर्देश दिए गए हैं कि जो लोग संभव हो घर पर ही रहें और घर पर ही नमाज पढ़ें। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात कि सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा होने पर रोक है। ये सारी चीजें आपके एहतियात के लिए बरती जा रही हैं और कही जा रही हैं। गाइडलाइंस भी आपको भी कोरोना से बचाने के लिए हो रही है। आइए अब आपको बताते हैं, आगे बढ़े इससे पहले जल्दी से आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। देखिए जरा पिछले फ्राइडे की, पिछले शुक्रवार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब देखिए हालात क्या थे, लोग सैकड़ों की संख्या में निकलकर जा रहे थे मस्जिद। देखिए मस्जिद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मनाही के बावजूद लोग भारी संख्या में पहुंचे थे, इसलिए बार बार कहा जा रहा है ये गाइडलाइंस आप ही के लिए हैं। लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं डाइट प्लान। आपको हम बताते हैं कोरोना के दौरान क्या डाइट आपको लेनी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, बहुत जरूरी है आपके लिए, कोरोना के दौरान क्या खाएं। तो किसी भी वैक्सीन को ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए जरा दिन की शुरुआत कैसे करें, आपके लिए पूरा डाइट प्लान है। कोरोना के दौरान भीगे हुए बादाम खाएं सुबह, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा किशमिश खाएं, ये फायदा करेगा इस दौर में जब कोरोना से लोग लड़ रहे हैं। आपका डाइट प्लान है। रागी डोसा आप नाश्ते में ले सकते हैं और साथ ही साथ 1 कटोरा दलिया आप ले सकते हैं नाश्ते में, ये आपका नाश्ता होगा। लंच में आप साधारण खाना खा सकते हैं। लंच में जितना हो सके साधारण खाना खाएं, ये आपका लंच है। गुड़ और घी लें लंच में। इसके साथ ही आप साधारण खिचड़ी भी डिनर में ले सकते हैं। कोरोना का ये डाइट प्लान है। और साथ ही साथ जो कुछ और खास चीजें जो हाई प्रोटीन देने वाली हैं, उसमें चिकन शामिल है जो आपको प्रोटीन देगी। हाई प्रोटीन में शामिल है फिश आप ले सकते हैं, हो सकता है लॉकडाउन के दौरान ना मिल रहा हो। हाई प्रोटीन में अंडा शामिल है, अंडा जरूर लें। कोरोना से लड़ने के लिए डाइट आपका होना चाहिए। पनीर आप अपनी डाइट में ऐड ऑन जोड़ सकते हैं और सोयाबीन आप अपने खाने में जोड़ सकते हैं। ये हाई प्रोटीन खाना है। और बादाम जो हमने शुरू में बताया ये आप ले सकते हैं, भीगे हुए बादाम भी हाई प्रोटीन में शामिल है। बहरहाल ये आपको बताते हैं कि अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। ये तो आपका डाइट बता दिया क्या खाना जरूरी है, लेकिन आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना बहुत जरूरी। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं ये आपको बताते हैं।
उसमें शामिल क्या क्या चीजें हैं कि कोरोना भगाएं और कैसे कोरोना भागेगा, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। कोरोना से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है इम्यूनिटी। इसके लिए बेहतर खाने के साथ ही कुछ और एहतियात जरूरी है, जैसे कि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि हर किसी को रोज 7 से 8 घंटे सोना बहुत जरूरी है। ये कई तरह से हमारे लिए फायदेमंद है। होता क्या है कि नींद के दौरान हमारी मांसपेशियों की मरम्मत होती है। जी हां, पूरी नींद शरीर के सिस्टम की सफाई और तंत्रिकाओं को सक्रिय रखने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करती है। गहरी सांस लेने वाले व्यायाम से तंत्रिकाओं को काफी मदद मिलती है। ये वेगस तंत्रिकाओं के लिए बेहद फायदेमंद है। वेगस शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका है जो मस्तिष्क और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र को जोड़ती है। इस तरह के व्यायाम पाचन में सुधार करने के साथ भोजन की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी और ज्यादा मजबूती देते हैं। पौष्टिक भोजन जरूरी है, लेकिन भोजन में हल्दी और दालचीनी जैसे मसालों का होना बेहद जरूरी है। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और जीवाणुरोधी गुण न सिर्फ आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, बल्कि कई प्रकार के वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण से भी सुरक्षा देने में कारगर होते हैं। दालचीनी का इस्तेमाल चाय में डालकर किया जा सकता है। गिलोय को भी शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी औषधि के रूप में जाना जाता है, जो इम्यूनिटी को और ज्यादा मजबूत बनाने में फायदेमंद है। इसी तरह तुलसी की पत्तियों को भी एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर माना जाता है, जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में काफी मदद करते हैं। बहरहाल तो आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, इस बात का ख्याल रखें। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।